तो हमारे समाज में भी लोगों का प्रोग्रेस होना चाहिए। इसलिए मैं आमंत्रित करूंगा साथ ही हमारी डेप्यूटी एडिटर मुमताज खान जी को कि वो भी इस मंच पर आकर माधवी हंस जी से बातचीत करें और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। यहां पर जो बातचीत होगी बहुत अहम होगी। ये जो एनजीओ काम कर रहा है, समाज सेविका के तौर पर माधवी हंस जी काम कर रहे हैं, क्यों ये हमारे प्रदेश और देश की तरक्की में योगदान दे सकता है और दे भी रहा है, यही सब कुछ जानने का प्रयास इस मंच से हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, और अब बातचीत का सिलसिला, इस सेशन का सिलसिला आगे बढ़ा रही है हमारी डेप्यूटी एडिटर मुमताज खान। मुमताज खान, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया कमल आपका। और मैं खुद को आज बेहद खुश नसीब एक बार फिर समझ रही हूँ कि माधवी हंस जैसे लोगों से आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जिनकी कहानी, जिनका पूरा यहाँ तक का सफ़र एक ऐसी बेमिसाल दास्तान है जो शायद ही देखने को मिला करती है। माधवी हंस साहिबा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है खबरें अभी तक के इस मंच पर। स्पेशल अचीवर्स जो संस्था है इनकी, उसके ज़रिए माधवी हंस जी ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम दे रही हैं जिनका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। और आज जिस तरह, जिन हालात में आप उन्हें देख रहे हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक बड़ा तवील सफ़र उन्होंने यहाँ तक का तय किया है, उसका भी रुख करेंगे। लेकिन मैं इन अल्फाज के साथ आज आपको दावत दे रही हूँ अपने स्टेज पर कि ये जो जिंदा दिली की रसूख हमने पाई है, ये आला शख्सियत यूं ही नहीं आई है। कई मर्तबा टूटे हैं, कई मर्तबा बिखरे हैं हम, कई मर्तबा हमने हम होने की कीमत चुकाई है। आज माधवी जी देश भर के तकरीबन 10 राज्यों में अपनी सर्विसेज दे रही हैं, हर तरह से लोगों की मदद करती हैं, चाहे वो मेडिकल का रास्ता हो या फिर बेरोज़गारों को रोज़गार दिलवाने की बात हो या फिर किसी और तरीके से समाज के अलग अलग तबकों की मदद करने की बात हो। और एक ख़ास बात, एक नेशनल लेवल पैराशूटर भी हैं माधवी जी। आप वाकई काबिल तारीफ़ है, वाकई काबिल मिसाल है। आपने स्पीचलेस छोड़ दिया है। माधवी जी, आपके साथ बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़े, आप फ़िलहाल क्या कर रही हैं समाज के लिए, माशरे के लिए, उससे पहले अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ज़रूर अपने दर्शकों को, देश के लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आज जिस माधवी हंस को लोग जानते हैं, जो किसी परिचय, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, वो माधवी हंस आज जब इस अंदाज में आपके सामने है, व्हील चेयर पर हैं, तो वो नौबत कैसे आई मैम? 2002 में मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई। तभी मैंने मास्टर डिग्री अपना कंप्लीट किया था और हिसार से मैं बिलोंग करती हूँ और मेरा स्कूलिंग, मेरा कॉलेज, मेरा स्टडिंग पूरा हिसार से रहा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। मास्टर डिग्री कंप्लीट करते ही जैसे कि मैंने सोचा कि मैं यूजीसी की तैयारी करना चाह रही थी और अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान कर रही थी, और मेरा एक बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ जिसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने की वजह से मुझे व्हीलचेयर बाउंड होना पड़ा। क्या ये एक रोड एक्सीडेंट था मैम? हाँ, ये एक रोड एक्सीडेंट था। मैं कार में थी और बस से काफ़ी बुरी तरह से टक्कर लगी और मैं कार के बाहर जाके गिरी और मेरी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल डैमेज हो गई। जाहिर है मैम, वो एक ऐसा तकलीफदेह वक्त रहा होगा जब एकदम से दुनिया बदल गई होगी, एकदम से आपको लगा होगा कि अब ज़िंदगी में आगे क्या होगा, और ऐसे वक्त में ज़्यादातर लोग मायूस ही होते हैं। बिल्कुल। लेकिन माधवी हंस ने अपनी हिम्मत कैसे बटोरी? लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई थी। उस वक्त मेरी कंडीशन थी कि मेरा बैठने तक का भी बैलेंस ज़ीरो हो चुका था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं अपनी लाइफ को, अपने करियर को कहाँ से और कैसे स्टार्ट करूँगी। तो मुझे अपोलो लाया गया और वहाँ पर मेरा 2002 में 2 अगस्त को स्पाइन की सर्जरी हुई और काफ़ी लंबे समय तक के लिए मैं बेड रिडन रही। अपोलो से मुझे एम्स ले जाया गया जहाँ पे मेरा फिजियोथेरेपी का और एक इंडिपेंडेंट होने के लिए मेरे को 1 साल से 1.5 साल लगा, जो काफ़ी लंबा पीरियड मेरा हॉस्पिटल में रहा। नॉर्मली जब हम 4 दिन या 10 दिन की तकलीफ़ में आते हैं तो वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है। मेरा कम से कम 1.5 साल हॉस्पिटल में कंटिन्यूसली रहा, जो कि मेरे लिए एक बहुत टफ टाइम था और ज़िंदगी को दोबारा शुरू करना मेरे लिए एक बहुत चैलेंज था। तो
वो मायूसी हौसले और उम्मीद में कैसे बदली मैम? उस टाइम इंजरी का लेवल तो बहुत ज़्यादा था, पर एक भगवान की तरफ से ब्लेसिंग्स थी कि मेरी फैमिली, मेरे बड़े ब्रदर पंकज हंस, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा मुझे, और फैमिली का अच्छा होना, सपोर्टिव होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं मानती हूँ कि उनका सपोर्ट करना और अपनी विल पावर स्ट्रांग रखना, यही चीज़ें मेरे को इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में उन्होंने बहुत बड़ी मदद करी। तो फिर उस वक्त ज़िंदगी के लिए आपका नज़रिया बदल गया मैम, और जो आपने करियर को लेकर उम्मीदें की थी, जो आपने सपने सजाए थे, फिर क्या आपको वो डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी? क्या आप हमेशा से इसी तरह चाहते थे कि आपको लोगों की खिदमत करनी है, या फिर उस वक्त तरीका आपका कोई और होता? स्कूल टाइम में मैं काफ़ी लोगों के साथ कहीं ना कहीं कुछ हेल्प के लिए जुड़ी रहती थी, पर ये एक लाइफ का ड्रास्टिक चेंज था। मैंने नहीं सोचा था कि लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, और जो मैं करियर सोच रही थी उससे मेरा 100% चेंज हो गया करियर। और डिफ़िकल्ट फेज़ था, पर धीरे धीरे मैंने एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया और लोगों के लिए काम करना शुरू किया। अपनी तकलीफ़ों से जूझकर आप आज लोगों की तकलीफ़ें बांट रही हैं मैम, और मैं फिर कहूँगी कि आप एक काबिल मिसाल शख्सियत हैं। हम कर्जदार हैं, पूरी सोसाइटी आप जैसे तमाम लोगों की कर्जदार है कि आप हिम्मत और हौसले का सबब बने हुए हैं आज भी। तो हम जानना चाहते हैं कि आपके स्पेशल अचीवर्स संस्था, इसके ज़रिए माधवी हंस किस तरह से समाज के अलग अलग तबकों की सर्विस दे रही हैं। आपने अपनी संस्था के ज़रिए 1000 से ज़्यादा लोगों को ट्राईसाइकिल्स भी डिस्ट्रीब्यूट की हैं। इसके अलावा आप और अलग अंदाज में इन कामों को अंजाम दे रही हैं। 10 राज्यों में आपकी सर्विसेज चलती हैं इस वक्त। हाँ जी। कैसे मैम, कैसे? जब मैं अपनी प्रॉब्लम से काफ़ी कुछ लर्न कर रही थी, काफ़ी फेस कर रही थी, तो मुझे लगता था कि मैं शायद सोसाइटी में लोगों की प्रॉब्लम को जितना समझ सकती हूँ, रियलाइज़ कर सकती हूँ, शायद एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने बहुत कुछ सफ़र किया। 24 साल का व्हीलचेयर पर जो मेरा सफ़र था उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मन पूरी तरह से चेंज हो चुका था सोसाइटी के लिए, और मुझे लगता था कि जब मुझे सपोर्ट मेरी फैमिली कर रही है, तो ज़रूरी नहीं कि समाज में हर दिव्यांग को, हर स्पेशली एबल्ड को उतनी सपोर्ट मिल पाएगी या मिलती होगी। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं जो भगवान ने दिया, सोसाइटी ने दिया, हमें कहीं ना कहीं रिवर्ट बैक करना चाहिए, और मैं उनके लिए काम करने की मेरे मन में एक इच्छा आई, और मैंने स्पेशल अचीवर्स चैरिटेबल ट्रस्ट अपना एक फाउंडेशन खड़ा किया, जो कि मेरे ब्रदर ने उसके लिए मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो मैम, आज के वक्त में तकरीबन 4500 से भी ज़्यादा दिव्यांगजनों को माधवी हंस और उनकी संस्था का सपोर्ट मिल रहा है, साथ मिल रहा है। ये कैसे मुमकिन हुआ? आपने जो ये संस्था बनाई, ये चैरिटेबल संस्था है, लेकिन आपके भाई की मदद से, पंकज जी का जिक्र आपने किया, आपकी फैमिली की मदद से इस संस्था के लिए आप फंड्स किस तरह जुटाती हैं? क्या सरकार की या बाकी लोगों की मदद मिलती है आपको? फंड्स को लेके बहुत बड़े चैलेंज हैं। जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं या जितना हम कई बार सोसाइटी में काम करते हैं, मैं ओपनली किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर हमारे जो मंत्रीगण हैं, जहाँ से हम कई बार उम्मीद करते हैं कि वो जो हम सोसाइटी में काम कर रहे हैं उसके लिए हमें एक उतनी हेल्प मिल सके जितना हम एक्चुअल में काम कर रहे हैं, तो फंड्स की बहुत चैलेंज आते हैं। मुझे फंड्स को लेके कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही, बहुत चैलेंज है मेरे उसमें, पर अब एक जुनून है कि मुझे काम करना है, मुझे इसके लिए पीछे नहीं हटना। मेरी हर बार कहीं ना कहीं एक अपने मंत्रियों से, अब सोसाइटी में एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप काम को देखिए, अगर काम जेन्युइन नहीं लगता तो आप चाहे उसमें हेल्प नहीं करिए, पर अगर काम जेन्युइन है आप उतनी तो हेल्प करिए जितनी समाज में दिव्यांगों को ज़रूरत है। उनको आप बहुत कंफर्ट लेवल ना दीजिए, पर उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें उतना तो कम से कम मदद की उम्मीद हम रखते हैं। तो मैम, ऐसे में तो ये और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि फंड्स की किल्लत होती है, जाहिर है।
मदद की गुहार भी आप लगाते हैं इधर उधर, और फिर भी आप इतने बड़े पैमाने पर लोगों की खिदमत कर रही हैं। वो कौन से राज्य हैं जिन 10 राज्यों में आप इस वक्त अपनी सर्विसेज दे रही हैं मैम? हरियाणा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, ऐसे करते हुए हमारे 10 राज्य हैं जहाँ के प्लेयर्स को हम हर साल, फरीदाबाद में 2 इवेंट हमारे हर साल काफ़ी बड़े लेवल पे रहते हैं, जिसमें से एक रहता है हमारा बास्केटबॉल टूर्नामेंट, जो हम 4 स्टेट्स के प्लेयर्स को यहाँ बुलाकर उन्हें मोटिवेशन के लिए यहाँ स्टे कराना, उनके मैचेस कराना और उनके मोटिवेशन के लिए पूरे 2 दिन के उनके गेम्स कराना, ताकि वो भी अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी से आगे बढ़ा सकें और चेंज कर सकें। इसी तरह से क्रिकेट मैच भी हम करवाते रहते हैं, पर फंड्स को लेके काफ़ी दिक्कतें हैं। मुझे लगता है कि इस पे समाज को भी और हमारे मिनिस्टर्स को भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो लोग घर से, जिनको सपोर्ट नहीं है और कहीं ना कहीं एक दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं, उनको सपोर्ट करना एक हम सबकी ड्यूटी बनती है। मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिव्यांग को वो सपोर्ट मिल रही है। बहुत से लोग हैं जिनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती, जिनकी बेसिक मेडिसिन्स भी उनके लिए एक चैलेंज बन जाता है कि वो उसको कैसे पूरा करें। वो एक स्ट्रेस लेवल से निकल रहे होते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट, किसी सीनियर साइकेट्रिस्ट, उनसे हम सेशंस कराएं और हेल्थ चेकअप कैंप्स में कहीं ना कहीं उनके लिए सेशंस हों कि उनको मोटिवेशन मिले, उनको लगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके साथ है। मेरा एक अपना मेन मकसद रहता है, हमारी संस्था का मेन मकसद रहता है दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश निरंतर हम करते रहते हैं। उसके लिए समाज की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे लगता है शायद उतनी नहीं मिल पाती। इतना ओपनली मैं बहुत कम बोलती हूँ कि समाज उतना सपोर्ट नहीं करता, जबकि मुझे लगता है कि आम तौर पे लोग अपने कंफर्ट, अपने बहुत सारी चीज़ों में बहुत पैसा लगा देते हैं, सोचते ही नहीं है 1 मिनट के लिए भी, और जहाँ ज़रूरत होती है लोगों को वहाँ उनको बहुत बहुत ज़ोर पड़ता है कि हम ऐसे उसमें क्यों, और क्या ज़रूरत है उतना हेल्प करने की। तो फिर मायूसी होती है कभी कभी कि आप जो करना चाहती हैं? नहीं, ऐसा मायूसी नहीं होती, एक चैलेंज है मेरे लिए, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल जो मैं अपनी लगन और उससे काम कर रही हूँ तो इसका कोई रिज़ल्ट ज़रूर निकलेगा। रास्ते निकालने की कोशिश कर रही हैं, देखते हैं कि कब तक सफलता मिलती है, पर मैं निरंतर इसी पूरे जोश और हिम्मत के साथ काम करते रहना चाहती हूँ। ये मेरे लिए मेरा एक उद्देश्य बन चुका है कि मुझे ऐसे लोगों के लिए समाज में, सोसाइटी में जगह बनानी है, उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए, अच्छी कहीं ना कहीं उनको समाज में वो इज़्ज़त मिलनी चाहिए, उनके सपने पूरे करने का भी उनको उतना ही हक है। जॉब्स को लेके बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को। जॉब्स में कैसे मदद करती हैं आप? नौजवानों को रोजगारशुदा भी करती हैं, कैसे करती हैं हेल्प? 3 से 4 बार हम अमेज़ॉन से टाई अप करके मैं उनके लिए इंटरव्यूज़ करवा चुकी हूँ और कुछ लोगों की अमेज़ॉन के थ्रू जॉब लगी है अमेज़ॉन में, पर जो उनकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज होती है उससे कहीं ज़्यादा वो काम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं और सैलरीज कम होती हैं, जिसकी वजह से वो कई बार निराश भी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा और समाज में लोगों को समझने की और कंसीडर करने की ज़रूरत है। तो जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, जो दिव्यांगजन होते हैं, माधवी जी की सारी कोशिशें उनके इर्द गिर्द घूमती हैं और आपको एक ये एहसास भी कचोटता है कि आपके लिए अच्छी बात है कि आपकी फैमिली
आपके साथ खड़ी रही। तो जैसा कि आपने कहा, जरूरी नहीं हर किसी का परिवार उनके साथ इसी तरह खड़ा हो। जब तो मेरा- दिव्यांगजनों के लिए माधवी हंस जाहिर है अब किसी परिचय का जब मोहताज मेरा नहीं। एक्सीडेंट हुआ था तो हमारा फैमिली बिजनेस था और मेरे ब्रदर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उसमें, तो मेरे पास चॉइस थी कि मुझे घर रहकर आराम से अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करना है या फिर मुझे बाहर निकलकर काम करना। में कहीं ना कहीं रिवर्ट बैक उनकी मदद करने के लिए किसी ना किसी को ज़रूर आगे आना चाहिए। माधवी जी, स्पोर्ट्स में भी आपकी काफ़ी दिलचस्पी है, नेशनल पैरा शूटर भी हैं। क्या ये दिलचस्पी अब बढ़ी आपकी इस हादसे के बाद, या फिर उससे पहले भी आपने सोचा था कि स्पोर्ट्स में भी माधवी हंस को कुछ करना है? मैं स्पोर्ट्स में आई ही अपनी इंजरी के बाद थी। मैं उससे बहुत से लोगों को लगता है कि शायद मैं स्पोर्ट्स में पहले से ही थी, ऐसा नहीं था। मैं 2015 में एथलेटिक्स मैंने ज्वाइन किया, पैरा स्पोर्ट्स। तो मेरे एक किसी फ्रेंड ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे लगा कि जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। मैंने एथलेटिक्स में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी और डिस्कस थ्रो, जेवलिन और शॉट पुट में मैं इंटरनेशनल लेवल तक गई। शूटिंग भी करती हैं? शूटिंग मैं उसके बाद में आई। तो इंटरनेशनल लेवल तक जाने के बाद मुझे कहीं लगता था कि मैं कुछ और भी ट्राई करना चाहती हूँ। तो 2017 में मैं 10 मीटर एयर पिस्टल में आई, जो करनी सिंह शूटिंग रेंज में और मानव रचना यूनिवर्सिटी में मैं अपना प्रैक्टिस के लिए जाती थी। तो 2017 में भी मेरा गोल्ड मेडल रहा, 18 में भी मेरा गोल्ड मेडल रहा और काफ़ी सेटिस्फेक्शन होता था। ये मेडल सिर्फ एक मेडल नहीं होता, हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है कि हम जिस कंडीशन में हैं उसमें भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी में बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि व्हीलचेयर पे अगर कोई है, व्हीलचेयर बाउंड अगर कोई है तो वो ज़्यादा कुछ लाइफ में कर नहीं पाएगा। उसकी पहचान, उसकी हर चीज़ का अंदाज़ा आप कई बार बैठे हुए इंसान से नहीं लगा सकते। वो क्या काम सोसाइटी में क्या कर रहा है, क्या अचीवमेंट उसकी है, बहुत सारी चीज़ें उसके कर्म से पता चलती हैं, उसकी व्हीलचेयर से नहीं। तो मेरा ये कहना है कि व्हीलचेयर यूज़र या फिर स्पेशली एबल्ड, किसी के साथ कोई हादसा हो या फिर जो कोई बाय बर्थ किसी को प्रॉब्लम हो, तो अपने आप को वीक उन्हें नहीं समझना चाहिए। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, अगर आप मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं, तो आप कोई ऐसी मंजिल नहीं है जो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। आपका पॉजिटिव रहना और आपका हिम्मत करना ही काफ़ी होता है उसके लिए। जी मैम, और इसीलिए आप इतनी स्पेशल हैं और शायद यही सोचकर आपने अपनी संस्था का भी नाम स्पेशल अचीवर्स रखा है। मैंने वो इसीलिए रखा कि हर इंसान में कोई ना कोई स्पेशलिटी ज़रूर होती है। कई बार फैमिली वाले पहचान नहीं पाते, लोग सोचते हैं कि व्हीलचेयर बाउंड है तो अब ज़्यादा बाहर निकल के कुछ कर नहीं पाएगा, पर ये मानना गलत होता है। ऐसे पेरेंट्स, ऐसे सोसाइटी में लोगों को मेरा ये एक कहना है कि आप उनको मौका दीजिए, उनको सिंपैथी मत दीजिए, उनको अवसर दीजिए काम करने का। हो सकता है कि वो नॉर्मल लोगों से भी कहीं बेटर अपनी पोजीशन बना सकें, काम कर सकें। उनको
दया मत कीजिए, पर उनको अवसर ज़रूर दीजिए। ये आपने बड़ी बात कही मैम। अक्सर हम देखते हैं कि सिंपैथी फैक्टर आ जाता है जब इस तरह के हादसे होते हैं, वो एक अच्छी बात है, बट उसके साथ हौसला बढ़ाया जाना उन तमाम स्पेशल लोगों का जो आज किसी न किसी वजह से इस कंडीशन में आ गए हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। मुझे लगता है ये पॉइंट आपका पिक किया जाना चाहिए सोसाइटी में कि देखिए, उन पर ऐसा सिर्फ है दया कि नहीं करें, अगर उनका हौसला बढ़ाएं। अगर आप किसी की फाइनेंशियल हेल्प करते हैं तो आज नहीं तो कल अगर आप उसको कुछ अमाउंट देते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी जो रूटीन में उसकी जो लाइफ चल रही है उसमें व्हीलचेयर यूज़र की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और उसको कहीं ना कहीं उस मनी की फिर ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मेंटली उसको स्ट्रांग करने में हेल्प करते हैं, उसके माइंड में आप डाल देते हैं कि वो खुद तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चला सकता है, साथ साथ दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। लाइफ में अगर आप किसी को पॉजिटिव करके उसको एक ठीक डायरेक्शन दे देते हैं, उसको उसके करियर के लिए मोटिवेट कर देते हैं, उसको करियर बनाने के लायक बना देते हैं, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा बड़ी हेल्प नहीं हो सकती। जी, और जिस मोटिवेशन की बात हम कर रहे हैं मैम, ये इतना भी आसान नहीं होता। जो मोटिवेट करता है उसका भी एक पेशेंस लेवल होता है, लेकिन ताज्जुब की बात ये है, हैरत की बात ये है और खुशी भी है, फ़ख्र है आप पर कि आपने उस पेशेंस लेवल को आज तक मेंटेन रखा है। थैंक यू। मेरे साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, क्योंकि जब मैंने अपनी एनजीओ स्टार्ट करी तो मेरा जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ था, मैंने वहाँ जाकर एक एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट का, स्पेशली एबल्ड्स का डाटा लेना शुरू किया कि ये कौन सी सिटी से हैं, इनको इंजरी क्या हुई है, कब से हुई है, फैमिली इनकी क्या करती है। वहाँ तक उन तक पहुँचने की कोशिश करी। अलग अलग स्टेट के ग्रुप्स बनाए, 10 स्टेट के ग्रुप्स बनाए, उनको धीरे धीरे यहाँ पर हेल्थ चेकअप कैंप्स में बुलाना शुरू किया, उनके लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स कराए। तो बहुत सारी चैलेंज आए। बहुत सारे लोग दिन भर, कई बार ऐसा लगता था कि जब देखो कभी किसी की कोई प्रॉब्लम है, कभी किसी की कोई प्रॉब्लम है। तो मेरी मदर अक्सर कहा करती थी कि अपनी प्रॉब्लम तो है ही, पर ये सब मतलब आपको क्या मिलता है कि जो दिन भर आप मतलब ऐसे लोगों के लिए, कभी किसी की कुछ प्रॉब्लम है, कभी किसी की कुछ प्रॉब्लम, अपना लाइफ को कंफर्ट जोन से क्यों नहीं। तो मुझे लगता था कि मुझे कहीं ना कहीं एक दिन भर काम करने के बाद जब मैं रात को सोचती हूँ कि आज मैंने इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आज उसकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई, कल इसके लिए काम करना है, तो एक सेटिस्फेक्शन देता है कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने में अगर मैं कामयाब होती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक ज़्यादा बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी, मैंने यही कहा कि वो पेशेंस लेवल आपका वाकई काबिल तारीफ है। आप माधवी जी हेल्थ चेकअप कैंप्स भी लगाती हैं, वो किस तरह के कैंप होते हैं? डॉक्टर्स किस तरह मैनेज करती हैं आप? क्या टाई अप होता है आपका अस्पतालों के साथ, किस तरह से? अभी 2 महीने पहले ही हमने एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाया, जो कि हम अक्सर लगाते रहते हैं, जिसमें 12 डॉक्टर्स पूरा दिन हेल्थ चेकअप कैंप के लिए रहे। श्री बालाजी एक्शन हॉस्पिटल से स्पाइन के डॉक्टर HS छाबड़ा, वहीं के ही डॉक्टर शानू श्रीवास्तव जो सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, गायनी की 2 डॉक्टर्स और उनकी पूरी टीम रही। फरीदाबाद से डॉक्टर पृथ्वी और उनकी वाइफ, और डॉक्टर सुरेश अरोड़ा फरीदाबाद से, अपोलो से डॉक्टर राजेश वॉट्स रहे, जो पूरा दिन के कैंप हमने अलग अलग काउंटर्स लगाए और एक फ्री चेकअप कैंप था जिसमें उनके टेस्ट, उनकी कंसल्टेंसी, उनको गाइडेंस, उनके लिए फिजियोथेरेपी। तो उस दिन 600 से 650 लोगों का फ्री चेकअप रहा, जो कि दिन भर बहुत हेक्टिक था, पर एक कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री था। वो डे हमारे लिए सेटिस्फेक्शन देने वाला था कि आज बहुत सारे लोगों को हम डायरेक्टली, अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में कोई एक पेशेंट अगर जाता है तो 1500 से 2000, 2500 रुपये फीस एफोर्डेबिलिटी नहीं होती उनकी, वो वहाँ तक नहीं कर पाते और नहीं दे पाते हैं।
तो इतने लोगों का, जहाँ पर दिव्यांगों का, महिलाओं का, ज़रूरतमंदों का, अगर 650 लोगों का हेल्थ चेकअप कैंप कराने में हम सफल रहे तो मुझे लगता है कि मेरे थोड़े एफर्ट डालने से अगर सोसाइटी में कुछ अवेयरनेस आती है और कुछ लोगों को हेल्प हो पाती है तो शायद ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। माधवी जी, आपका ये सफ़र, आपकी ज़िंदगी का ये सिलसिला वाकई मुझे लगता है कि एक एग्जाम्पल सेट कर चुका है और हम खुश नसीब है कि आपकी ज़िंदगी की कहानी के ज़रिए हम अपने इस मंच पर चंद लोगों को भी अगर मोटिवेट कर पाए, हम ये बता पाए कि ज़िंदगी मायूसी का नाम नहीं होता है। बहुत शुक्रिया माधवी जी, आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आई और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से इस अंदाज में खड़े होकर एक स्टैंडिंग एविएशन के साथ थैंक यू सो मच, आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को और जो आप इतने मुश्किल और दुश्वार सफ़र में भी मायूस नहीं हुई, मैं इस अंदाज में सलाम करना चाहती हूँ कि हमने हर गम को खुशी में ढाला है। थैंक यू। हमने हर गम को खुशी में ढाला है। हमारा तो हर एक चलन ही निराला है। जिन हादसों से लोग मर जाया करते हैं, हमको तो उन्हीं हादसों ने पाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक मैं भी एक बात बोलना चाहूँगी, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो रास्ते के पत्थर भी जगह छोड़ देते हैं। वाकई थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू माधवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत खास बातचीत। जोरदार तालियां एक बार इस बातचीत के लिए, जज्बे के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बातचीत हुई है वो एक ऐसी मिसाल की हुई है जो मिसाल बिल्कुल जीती जागती हमारे सामने है। और इसके बाद इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अगला सेशन हमारा अब पॉलिटिकल शुरू होने जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से इस खास मंच पर अलग अलग हस्तियां आई हैं। चाहे बात करें हम विधायक मूलचंद शर्मा की, चाहे बात करें फरीदाबाद की मेयर की, चाहे समाज सेवी की, चाहे हेल्थ सेक्टर की, रियल एस्टेट सेक्टर की, सभी ने अपने अपनी राय रखी है, अपने अपने सुझाव रखे हैं और कैसे फरीदाबाद को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब कुछ हमने देखा है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हुए हमारे बीच एक खास शख्सियत मौजूद है। नाम नीरज शर्मा है, आप जानते ही होंगे। फरीदाबाद एनआईटी से विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस के